नितिन, मैं कल ऑफिस से इस्तीफ़ा दे दूंगी। मैं अब नौकरी करके थक चुकी हूँ। ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा जिससे सब आपका फ़ायदा उठाने लगे। मुझे सब पता है कि तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये सुनते ही नितिन आंखें लाल करके बोला, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तुम अकेली नहीं हो जो ससुराल में रहकर नौकरी कर रही हो। अब क्या तुम्हें मेरे घरवाले सर पर बिठाएंगे? तभी वहाँ पर सासू माँ आई और जोर से चिल्लाकर बोली, बहू, कान खोल कर सुन ले। जब तक तेरी ननद की शादी नहीं हो जाती तू नौकरी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर बहू शिवानी गुस्से से अपनी सास को देखने लगी, लेकिन अगले दिन जाकर उसने इस्तीफ़ा दे दिया। जैसे ही घर में पता चला तो कोहराम मच गया, मगर शिवानी ने जो कदम उठाया उसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। नितिन, मैं तुझे कब से कह रही हूँ, अब अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे, लेकिन ध्यान रहे परिवार ऊंचा होना चाहिए। तो नितिन ने कहा, मम्मी, ऊंचे परिवार में शादी करने के लिए खर्चे भी ऊंचे करने पड़ते हैं। चंचल अपनी तनख्वाह का क्या करती है ये किसी को नहीं पता, और मैं अकेला कहाँ तक सारे खर्चे पूरा करूँ। तो नितिन की माँ रत्ना जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बहन की शादी की जिम्मेदारी तो तेरे ऊपर ही है। अगर पिताजी होते वह भी तो ऊंचे खानदान ही देखते। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा। नितिन ने गुस्से में कहा, मम्मी, मैं जिम्मेदारी भूला नहीं हूँ, लेकिन आप बातें बड़ी बड़ी कर रही हो। एक सामान्य परिवार में शादी क्यों नहीं हो सकती? तभी वहाँ पर चंचल आई और बोली, भैया, आपको पता है मेरी सहेलियों की शादी कितने बड़े बड़े घरों में हुई है। किसी का पति मेजर है तो किसी का पति इतना बड़ा इंजीनियर है, और तो और किसी का पति खुद की कंपनी का मालिक है। तो क्या आप मेरे लिए ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते? पापा होते तो कितना अच्छा होता। नितिन ने चंचल से कहा कि अगर इतना अच्छा लड़का ढूंढेंगे तो वे दहेज कितना बड़ा मांगेंगे, ये नहीं सोच रही हो? तभी वहाँ पर नितिन की पत्नी शिवानी आ गई और फलों की प्लेट रखते हुए बोली, अरे चंचल, तुम्हारे भैया सही तो कह रहे हैं। समझने की कोशिश करो कि इतने बड़े घर में दहेज भी बड़ा देना पड़ेगा। रत्ना जी तुरंत शिवानी को कहा कि तुम दोनों नौकरी करते हो तो इतना सोचने की क्या बात है। ये सुनकर शिवानी हक्की भक्की रह गई। उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो वह पहले से ही नितिन पर चढ़ा हुआ लोन उतार रही है। उसने तपाक से अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? पहले से ही मेरी तनख्वाह में से नितिन पर चढ़े लोन की किस्त जाती है, ऊपर से आप मुझ पर एक और खर्चा बढ़ा रही हो। इतना दबाव आप अपने बेटे पर क्यों नहीं बनाती कि वह कोई बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढ ले? रत्ना जी ने तुरंत नितिन की तरफ देखा और कहा, यह आइडिया भी अच्छा है नितिन, तू ऐसा कर, कोई और नौकरी ढूंढना शुरू कर दे जिसमें तनख्वाह ज़्यादा मिले। नितिन की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह चिल्लाता हुआ बोला, शिवानी, तू मम्मी के दिमाग में क्या भर रही हो? नौकरी ढूंढना क्या इतना आसान काम होता है? शिवानी गुस्से में उठकर चली गई और दोनों माँ बेटे आपस में बहस करते रहे। शिवानी मन ही मन सोच रही थी कि वह इसमें भागीदार नहीं बनेगी। आखिर वह इस घर के कितना खर्च उठाएगी? वह तो अपने पति से खर्चे का 1 रुपये भी नहीं मांगती। शिवानी ने इस वक्त के लिए खामोश रहना ही सही समझा, क्योंकि अभी तक कोई लड़का चंचल के लिए ढूंढा नहीं गया था। शिवानी को सुबह सुबह उठकर पहले घर के सारे काम खत्म करने पड़ते थे, क्योंकि चंचल तो सोती रहती और देर से सोकर उठती थी। अभी तक सासू माँ की शाम वाली बात दिमाग में घूम रही थी, तो उसने सुबह सुबह अपनी सास से कह दिया कि मम्मी जी, आप जिसकी शादी करने की बात कर रही हैं वह तो बिस्तर पर पड़ी देर तक सोती रहती है। आखिर सोकर कैसे काम चलेगा? ससुराल में जाकर तो बहुत काम करना होता है। मुझे ही देख लीजिए, सुबह सुबह घर का काम करने के बाद मुझे नौकरी पर भी जाना पड़ता है। रत्ना देवी इस बात से बुरी तरह से तिलमिला गई और दहाड़ कर बोली कि देख बहू, मेरी बेटी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे मायके में ही तो आराम के दिन होते हैं और ससुराल में तो काम करना ही पड़ता है। और ये क्या तू रोज रोज मुझे अपनी नौकरी की अकड़ दिखाती रहती है? वह तो मेरी मजबूरी है जो तुझे नौकरी करने के लिए कह रही हूँ। चंचल की शादी हो जाए फिर मैं तुझे पूछूंगी भी नहीं। शिवानी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, घर का काम तो अभी से ही सीखना पड़ेगा। ससुराल में कोई काम नहीं सिखाता है। चंचल की शादी हो या ना हो,
मैं तो अब भी घर के लिए ही कमाती हूँ। लोन आपके बेटे ने लिया है और किस्त मैं उतार रही हूँ। शिवानी ये कहकर गुस्से में रसोई में चली गई और टिफिन की तैयारी करने लगी। बाहर बैठी रत्ना देवी गुस्से से दांत पीस कर रह गई। शिवानी ने सोचा कि मैं चुप रहती हूँ इसलिए ये लोग मुझे दबाते चले जा रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इस चंचल को ठीक नहीं किया तो मेरा नाम शिवानी नहीं। शिवानी जल्दी से सारी तैयारी करके चली गई और टिफिन घर पर ही भूल गई। सासू माँ ने टिफिन खोलकर देखा तो उसमें 2 तरह की सब्जी देखकर वह आग बबूला हो गई और अपने बेटे से जाकर बोली, अरे तेरी बीबी तो बहुत शहंशाह है। ये देख टिफिन में कितना सारा खाना लेकर जाती है और 2 तरह की सब्जियां टिफिन में ले जाती है। कल तो हमें खर्चों को लेकर इतना ज्ञान दे रही थी, लेकिन इतना खर्चा करते इसको शर्म नहीं आती। आज आ जाए तो इससे पूछना कि इतना खाना किससे पूछकर ले जाती है और जाकर किसको खिलाती है। बात इतनी सी ही थी, मगर नितिन को भी गुस्सा आ गया, पर उसको ऑफिस जाना था। रत्ना देवी सारा दिन अपनी बहू को भला बुरा कहती रही और सोचती रही कि आज आ जाने दो इसे। मुझे पता है कि अब इसने ऑफिस में खाना ऑर्डर करके खाया होगा। हम पर खर्चों की लगाम लगाती है और खुद पर अंधाधुन पैसे खर्च करती है। अरे मेरी बेटी की शादी में कुछ दे देगी तो इसका क्या जाएगा। चंचल भी माँ के गुस्से को हवा दे रही थी। वो भी पूरा दिन अपनी माँ के कान भरती रही। जैसे ही शाम के 7 बजे शिवानी घर में घुसी तो रत्ना देवी जोर से चिल्ला पड़ी, बहू मुझे सब पता है कि ऑफिस में क्या चल रहा है। तुझे तो घर से कोई मतलब ही नहीं है। ये सुनकर शिवानी की आंखों में भी गुस्सा नजर आने लगा, मगर वह थकान के कारण सीधे कमरे में चली गई। तो रत्ना देवी ने वहां से आवाज लगाकर कहा, अब जाकर चाय बनाएगी या तेरा बाप को बुलाऊं। ये सुनकर तो शिवानी तन बदन में आग लग गई। वह दंदनाती हुई आई और सासू माँ से बोली, मम्मी जी अब तो आप मेरे बाप को बुला लो और खाने के लिए नितिन के बाप को बुला लेना। ये सुनकर तो रत्ना देवी की आंखों में अंगारे फूट पड़े। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर जी के बारे में ऐसे शब्द बोलने की। शिवानी ने गुस्से में कहा, आप भी तो मेरे स्वर्गवासी पिता के लिए ऐसे शब्द बोल रही हो। जब आपको शर्म नहीं आ रही तो फिर मुझे भी क्यों करनी चाहिए। आपको अपनी जबान पर लगाम ही नहीं है, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। शिवानी चली गई और रत्ना देवी रोने बैठ गई। आज तो इसने मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। कैसी बहू घर में आ गई है। इसकी नौकरी नहीं होती तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। शिवानी को अच्छी तरह पता था कि उसकी सास इतनी लालची है और मतलबी है, तभी ये बातें बर्दाश्त कर रही है। मगर खुद रत्ना देवी के शब्द इतने जहरीले होते थे कि शिवानी के दिल में आग लग जाती थी और वह जवाब दिए बिना नहीं रह पाती। लेकिन रत्ना देवी को तो अपनी गलती मंजूर ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी बहू की कमी नजर आती थी। रात को नितिन के आते ही फिर से उन्होंने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। बेटा अब तो तेरे पिताजी के ताने भी मुझे मिलते हैं। तू कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता। कम से कम इस कल मुही की बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। नितिन ने बिना पूरी बात जाने कमरे में जाकर शिवानी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। शिवानी तुम मेरी माँ से जबान संभाल कर बात किया करो। शिवानी ने आंख निकालकर गुस्से में कहा कि मैं अपने मरे हुए बाप के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती, जैसे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं सुन सकती। मुझसे पैसे मांगते समय तो तुम्हारी माँ की जबान कितनी मीठी हो जाती है, लेकिन गालियाँ देते समय वह बिल्कुल लगाम नहीं लगाती। ये बातें जो तुम्हारी बहन अपनी ससुराल में सुनेगी तो तुम लोगों की अकल आएगी। नितिन शिवानी का चेहरा देखता रह गया और समझ गया कि उसकी माँ ने क्या किया होगा। चंचल की हरकतें तो वह पहले से ही जानता था, इसलिए कुछ नहीं बोला और चुपचाप बाथरूम में चला गया। हफ्ते भर घर में शांति रही, क्योंकि अब महीने का अंत आ रहा था और दोनों की तनख्वाह आने का भी समय हो रहा था। यही वह समय होता था जब रत्ना देवी घर में शांति बनाकर रखती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जैसे ही शाम को नितिन घर पर आया तो रत्ना देवी ने नितिन से कहा कि आज पड़ोस की तारा देवी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मुझे तो लड़के का परिवार लड़का बहुत पसंद है। तारा देवी ने मेरी लड़के की माँ से बात भी करवा दी है। बेटा बस अब आगे बात बढ़ानी है। ये सुनकर नितिन अपनी माँ को ध्यान से देखने लगा और बोला, वह लड़का करता क्या है। तो रत्ना देवी ने खुश होते हुए कहा, वह लड़का एक होटल का मालिक है, लेकिन शादी अपनी माँ की मर्जी से करना चाहता है। उन्होंने
चंचल की फोटो देखी, उनको चंचल पसंद है, अब वह मिलना चाहते हैं। रसोई में चाय बना रही शिवानी तुरंत चाय लेकर बाहर आकर बोली, मम्मी जी, फिर तो चंचल से कहिए कि अब घर का कान संभालना सीख ले। सुबह जल्दी सोकर उठना भी शुरू कर दे, नहीं तो ससुराल में बहुत सुनना पड़ेगा। रत्ना देवी ने आंखें निकालकर शिवानी को देखा और कहा, तू अपना मुंह बंद रख, जब देखो चंचल के पीछे पड़ी रहती है। शिवानी गुस्से में वहां से उठकर चली गई, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ पर ऐसी बातें होंगी जिनको सुनकर उसे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन फिर भी उसके कानों में कुछ ऐसा पहुंचा जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। रत्ना देवी ने कहा, नितिन, अपनी बीबी से कहो कि ऑफिस से तनख्वाह बढ़ाने की बात करे और एक लोन का इंतज़ाम कर ले। तू भी एक लोन का इंतज़ाम कर लेना, जिससे चंचल की शादी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अंदर बैठे शिवानी सुनते ही सन रह गई कि आखिर जिस बहू में ये इतनी कमी निकालते हैं, उससे उम्मीद कितनी बड़ी बड़ी रख रहे हैं। बाहर बैठे नितिन ने कहा कि मम्मी, पहले से एक लोन चल रहा है और कितने लोन मिल पाएंगे। तो रत्ना जी ने कहा कि अरे चिंता मत कर, हम बहू के जेवर चंचल की शादी में चढ़ा देंगे, सामान का इंतजाम तुम्हारे लोन से हो जाएगा। उन लोगों की डिमांड एक गाड़ी की है, उसके लिए मैंने कह दिया है कि शादी के बाद दे देंगे। नितिन को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने बोला कि मम्मी, आपने इतने बड़े लेन देन की बात कर ली और मुझसे पूछा तक नहीं। उस लड़के का होटल है भी या नहीं, अभी इंक्वायरी भी नहीं करवाई। रत्ना देवी ने कहा, वह सब जिम्मेदारी मेरी है, बस तू पैसों का इंतजाम कर ले। बहू के घर से आए इतने सारे गिफ्ट अभी तक पैक रखे हैं, उनको भी चंचल को दे देंगे। शिवानी ये सारी बातें अब कान लगाकर सुन रही थी और सुन सुनकर उसके अंदर ज्वालामुखी फटने को तैयार था। रत्ना देवी ने नितिन से कहा कि तू बस अपनी महारानी से बात कर ले, क्योंकि उससे बात करना मेरे बस की बात नहीं है। उसे तो अपनी ननद की शादी की फिक्र ही नहीं है। नितिन भी शिवानी से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया और शिवानी से कुछ नहीं कहा। मगर शिवानी ने कहा, नितिन, मैं कल ऑफिस से इस्तीफा दे दूंगी। मैं अब नौकरी करके थक चुकी हूँ। ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा जो सब आपका फ़ायदा उठाने लगे। मुझे सब पता है कि तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये सुनते ही नितिन आंखें लाल करके बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम अकेली नहीं हो जो ससुराल में रहकर नौकरी कर रही हो। अब क्या तुम्हें मेरे घर वाले सर पे बिठाएंगे। तभी वहाँ पर सासू माँ आई और जोर से चिल्लाकर बोली, बहू, कान खोल कर सुन ले, जब तक तेरी ननद की शादी नहीं हो जाती तू नौकरी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर शिवानी गुस्से से अपनी सास को देखने लगी और जोर से चिल्लाकर बोली, बहू के मायके का सामान नंद को देने की बात हो रही है, यहाँ तक कि आप मेरे जेवर भी चंचल को देने की बात कर रही हो। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो इतने बड़े खानदान का लड़का क्यों देखा है। आप भी कान खोलकर सुन लो कि मैं कोई लोन लेने वाली नहीं हूँ और कल को ये नौकरी भी छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी तनख्वाह आ गई है। मैं भी सुकून से रहना चाहती हूँ और इस रोज की भागदौड़ से थक गई हूँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी कामचोर है जो मेरी कोई मदद नहीं करती। रत्ना देवी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, बहू, जवान संभाल कर बात कर। तुझे लोन भी लेना पड़ेगा और ये नौकरी भी नहीं छोड़ेगी। मेरी बेटी से जलन हो रही है कि उसको इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, इसलिए तू नहीं चाहती कि उस घर में मेरी बेटी की शादी हो जाए। शिवानी ने नितिन की तरफ देखकर कहा कि तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तुम्हारी माँ बहन मेरे पीछे पड़ी है, मुझे कर्ज तले दबा देना चाहती है और मेरा स्त्री धन छीन लेना चाहती है। अगर आज तुम कुछ नहीं बोले तो कल देखना कि मैं क्या करती हूँ। नितिन शिवानी की बात सुनकर गरज कर बोला, तुम में से कोई भी मुझे शांति से सोचने का मौका नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर चंचल बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ भैया, मुझे पता है कि आप शांति से क्या सोचने वाले हो। आप तो अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते हो, क्योंकि वह नौकरी जो करती है। अब बहन का घर बसने की बात आई तो पीछे हट रहे हो। शिवानी ने तुरंत चंचल को बीच में ही लताड़ कर कहा, एक तो काम चोरी करती हो और लड़का तुम्हें ऊंचे खानदान का चाहिए। अरे ऊंचे खानदान में रहने के लिए खुद को भी उस काबिल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के 2 दिन बाद तुम्हारा तलाक हो जाए। यह सुनकर रत्ना देवी जोर से दहाड़ी, बहू, जुबान को लगाम दे, वरना तेरा खानदान यहीं इकट्ठा कर दूंगी। शिवानी ने हाथ बांधकर कहा कि इसकी तो आपकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आपको मुझसे पैसे जो चाहिए, जो मेरे खानदान से तो नहीं मिलेंगे। नितिन ने गुस्से में शिवानी से कहा
कि तुम चुप होती हो या नहीं। तुम लोगों ने घर को सिर पर उठा रखा है। चंचल ने तुरंत तिल मिलाकर कहा, सर पर तो आपकी बीवी ने उठा रखा है, जिसको कुछ कहने की आपकी हिम्मत नहीं है। भगवान करे ऐसा भाई दुश्मन को भी ना मिले। चंचल ऐसा कहकर पैर पटकती हुई बाहर चली गई और पीछे पीछे रत्ना देवी भी चली गई। नितिन ने तुरंत ही शिवानी से कहा कि शिवानी, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया है। अरे जरा सा चुप भी तो रह सकती हो। जब तुम्हें पता है मेरे ऊपर लोन चल रहा है तो नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही हो। शिवानी गुस्से से नितिन से कहा, अरे कि जैसे तुम्हारी माँ मेरे जेवर देने की बात कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपने जेवर उठाकर दे दूंगी। नितिन माथे को पकड़कर बेड पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब आखिर कैसे इस स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। माँ ने तो शादी करने की ठान ली है, ऊपर से लोन लेने का दबाव भी बना रही है। कर्ज तले शादी करके कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि हम पर और कर्जे में दब जाएंगे। मगर माँ को ये कौन समझाए। शिवानी ने गुस्से में रात का खाना नहीं बनाया, मगर रत्ना देवी बाहर बैठी बड़बड़ाती रही। नितिन ने बाहर से खाना मंगाया तो रत्ना देवी ने गुस्से में कहा, ये सब इसके कारण हो रहा है। महारानी बिस्तर पर आराम फरमा रही है, मैं इसकी ये मनमर्जी चलने नहीं दूंगी। नितिन ने कुछ नहीं कहा और सब लोग रात का खाना खाकर सो गए। शिवानी सुबह उठी, लेकिन उसने घर का कोई काम नहीं किया। जैसे ही सासू माँ ने चिल्लाकर चाय के लिए आवाज़ लगाई तो शिवानी ने अपनी सास से कहा, जिसकी शादी करने के सपने देख रही हैं उसी से चाय भी बनवा लीजिए। शिवानी का टकासा जवाब सुनकर रत्ना देवी देखती रह गई और शिवानी ऑफिस चली गई। रत्ना देवी पूरा दिन तारा देवी से लेन देन की बात करती रही। तारा देवी ने कहा, रत्ना, ऐसा लड़का तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, इतने बड़े होटल का मालिक है। ये सुनकर तो रत्ना देवी और चंचल फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि चंचल ने अपनी सहेलियों से भी कह दिया था कि उसकी शादी एक होटल के मालिक से होने वाली है। शाम को शिवानी घर में घुसी और उसने किसी से कोई बात नहीं की। रत्ना देवी उसे सुना सुनाकर चंचल से कहती रही कि बेटा, अब तो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो तुझे रोज होटल का खाना खाने को मिलेगा। किसी को जलन हो रही हो तो होने दे, मैं तो तेरी शादी वहीं करूँगी। शिवानी चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। तभी नितिन भी घर आ गया तो शिवानी ने सबके सामने आकर कहा कि मैंने आज नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब तुम अपना लोन अपने आप से चुकाओगे, क्योंकि ये लोन तुमने लिया था। ये सुनकर सब फटी आंखों से शिवानी को देखते रह गए। नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब शिवानी से क्या कहे। रत्ना देवी आंख निकालकर बोली कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस्तीफ़ा देने की। मैंने तुझे मना किया था, तेरी वजह से इतना बड़ा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। आखिर तूने अपनी जलन निकाल ही ली। उसी समय तारा देवी घर पर आ गई और आकर बोली, रत्ना, तूने जवाब नहीं दिया कि शादी में कितना खर्चा करेंगे। सामने खड़ी शिवानी ने तारा देवी से कहा कि यहाँ पर कोई शादी होने वाली नहीं है। ये सुनकर रत्ना देवी ने तुरंत कहा, बहू, तू पागल हो गई है क्या, इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रही है। तो शिवानी ने कहा, जिसको आप होटल का मालिक समझती हो वह मालिक नहीं बल्कि वेटर है। बस उसने कैबिन में बैठकर कुछ तस्वीरें खींच ली और वही आपको भेजी हैं। जरा तारा आंटी से पूछो कि वह झूठ क्यों बोल रही है। ये बात सुनते ही तारा देवी के होश उड़ गए कि शिवानी को सच कैसे पता चल गया। उनका चेहरा देखकर नितिन तुरंत बोला कि आंटी झूठ क्यों बोल रही थी। रत्ना देवी ने तुरंत कहा, बहू, तारा पर इल्जाम मत लगा, झूठ तो तू बोल रही है। तो शिवानी ने तुरंत अपने फ़ोन में से एक छोटा सा वीडियो दिखाया जिसमें वह लड़का होटल में वेटर बनकर लोगों को खाना सर्व कर रहा था। ये देखकर तो रत्ना देवी के पैरों तले से जमीन निकल गई और तारा देवी तुरंत उठकर चली गई। नितिन ने माथे पर हाथ रख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, हमारे साथ धोखा होने वाला था, जिसके कारण हम कर्जे में दबने वाले थे। शिवानी के कारण हम बच गए। तो शिवानी ने कहा कि आज मेरी सहेली का जन्मदिन था, वह मुझे एक होटल में लेकर गई। वहीं मैंने इस लड़के को देखा और पहचान लिया, क्योंकि उस दिन मैंने टेबल पर रखी इस लड़की की फ़ोटो देख ली थी। चंचल और रत्ना देवी के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। तब नितिन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके कारण शिवानी ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। तो रत्ना देवी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हाँ, ये सब मेरे कारण हुआ है, बल्कि इसने तो चंचल को बचा लिया। अब तुझ पर सारा बोझ आ जाएगा। मुझे तो फिक्र हो रही है, धोखे से तो बच गए, मगर इतने बड़े खर्चे से कैसे बचेंगे। अब तो हम भूखे मर जाएंगे।
तब शिवानी चुपचाप अंदर चली गई और नितिन भी उसके पीछे पीछे चला गया। शिवानी ने नितिन को परेशान देकर कहा कि मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मगर मम्मी के लालच को हवा देना नहीं चाहती थी, इसलिए उनसे ऐसा कह दिया। मगर आज अच्छा हुआ जो उस लड़के का सच मुझे पता चल गया, वरना कर्ज भी हो जाता और चंचल की जिंदगी भी खराब हो जाती। नितिन ने तुरंत शिवानी से सॉरी कहा। मैंने तुम पर इतने इल्ज़ाम लगाए और भरोसा नहीं किया। सास और ननद तो अब शिवानी से नज़र मिलाने लायक ही नहीं बची थी। शिवानी पहले की तरह ऑफिस जाती रही, नितिन का साथ देती रही, मगर अब रत्ना देवी की हिम्मत शिवानी से कुछ कहने की नहीं होती थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।